पिछले कई समय से हमने सुप्रीम कोर्ट में एक नया ट्रेंड देखा है और वो है स्ट्रिक्ट लॉज के तहत बेल देने का ट्रेंड। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में ये वापस से इस्टेब्लिश किया है कि पीएमएलए और यूएपीए के तहत भी बेल दी जा सकती है और ये कहीं रिटन रूल नहीं है कि स्ट्रिक्ट लॉज होने की वजह से इसमें बेल मिलना ना के बराबर है। हालांकि ईडी और सीबीआई की इस मनमानी से कि वे आए दिन किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं और वो भी बिना किसी प्रूफ के, लोगों को काफी गुस्सा दिला रहे हैं। और इसके बारे में अपने एक वीडियो में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी काफी जोर दिया था। इस मामले में कुछ सीनियर एडवोकेट्स और ने भी कहा था कि जहां सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन प्रीच कर रहे हैं और लोअर कोर्ट्स को भी इन मामलों में फैसला देने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, वहीं उन्हें ये बताना चाहिए कि देश में ये रूल हमेशा से फॉलो नहीं होता था और जिसकी वजह से ही प्रेजेंट टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। अब इन मामलों में कब सुधार होगी जल्द ही पता चलेगा, पर उसी के साथ कुछ ऐसे केसेस पर एक नजर डालते हैं जिसमें लीगल काउंसिल से लेकर ईडी और सीबीआई सबको ही डांट पड़ी है। तो पहले बात करते हैं उस केस की जिसमें सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुवन के सामने एक अर्जेंट लिस्टिंग की मांग की थी। यहाँ पर वे बिजनेसमैन अमनदीप ढल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो कि बाकी मिनिस्टर्स और लोगों की तरह दिल्ली लिकर पॉलिसी केस में फंसे हुए हैं। अब जहाँ सीनियर एडवोकेट सिंघवी, जिन्होंने फॉर्मर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया सबको रिप्रेजेंट किया है, काफी जोश में थे और जिसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब ईडी के रेगुलर केस में ढल को बेल मिल चुकी है तो सीबीआई केस में भी ये होना चाहिए। ही स्टेटेड लॉन्गेस्ट इनकार्सरेशन कंपेयर्ड टू अदर अक्यूज्ड हु गॉट रिलीफ। अब जहां सीनियर एडवोकेट सिंघवी को अपने पुराने ट्रैक रिकॉर्ड से उम्मीद होगी कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बातों को मानकर एटलीस्ट इंटरिम रिलीफ दे सकती है, वहीं ऐसा नहीं हुआ। जब उल्टा सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कह दिया कि हम ऐसे ही अर्जेंट हियरिंग से अग्री नहीं कर सकते, हमें गरीब वादियों के बारे में भी सोचना होगा। हम सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया को दरकिनार नहीं कर सकते या आधी रात को आपकी बात नहीं सुन सकते हैं। अब भले इस मामले को सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अक्टूबर के लिए लिस्ट किया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने लंबे समय से जेल में बंद रहने वाले पॉइंट को डिसमिस किया है, जो कि उनके द्वारा एक दूसरे केस में उठा था। सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता और उज्जवल भुवन ने उल्टा एएसजी एसवी राजू को खूब डांट लगाई है, जो कि ईडी की ओर से मौजूद थे। असल में यहाँ केस छत्तीसगढ़ सस्पेंडेड सिविल सर्वेंट सौम्या चौरसिया से जुड़ा हुआ था, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में अक्यूज डिक्लेयर होते हुए करीबन 2 साल से जेल में बंद थी। इसके बावजूद कि ना ही चार्जेस फ्रेम हुए हैं और ना ही इन्वेस्टिगेशन खत्म। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया फॉर्मर डेप्यूटी सेक्रेटरी भी थी टू एक्स छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल और ये केस देखकर सुप्रीम कोर्ट बेंच का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया, जिसके बाद उन्होंने एएसजी एसवी राजू को फटकारते हुए कहा, विदाउट चार्जेस बीइंग फ्रेम्ड, हाउ लॉन्ग कैन यू कीप अ पर्सन इन जेल? यू कीप अ पर्सन इन जेल फॉर ईयर्स। मामला और बिगड़ गया जब आगे सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये भी कहा कि आए दिन ईडी कर क्या रही है और सिर्फ लोगों को अरेस्ट करते हुए दिखती है। They stated, maximum sentence is 7 years. What is the rate of conviction in PMLA cases? In Parliament, they said only in 41 cases there has been conviction. Then हियरिंग में माहौल काफी इंटेंस भी हो गया था जब चौरसिया की ओर से मौजूद होते हुए सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को बताया कि वे पिछले 1 साल और 9 महीने से कस्टडी में हैं, विदाउट बीइंग लेट आउट इवन वंस एंड द ट्रायल हैज नॉट इवन कमेंस्ड। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस केस में 3 को अक्यूज्ड को इंटरिम बेल भी दी जा चुकी है और जिसको ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया के केस को एज रेफरेंस यूज किया गया था। लेकिन ईडी के रिक्वेस्ट पर इस केस को अर्जन कर दिया गया था, जिन्होंने बेल के अगेंस्ट बोलते हुए कहा था कि चौरसिया वाज अ सिविल सर्वेंट एंड thus a trustee of the public and as such she stands on a different footing vis-a-vis the 3 persons granted interim bail। हालांकि जस्टिस दत्त ने हियरिंग के दौरान पाया कि इस केस में ट्रायल इसलिए शुरू नहीं हुआ है क्योंकि वारंट्स कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, और जो सुनकर तो वे काफी चौंक गए थे और कहा, वुड दैट बी अ रीजन टू कीप समबडी बिहाइंड बार्स? इस मामले को 26 अक्टूबर के लिए अर्जन करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने सौम्या को बेल भी दे दी है और कुछ कंडीशन सेट किए हैं which are as followed. She shall remain present before the trial court on the date fixed and cooperate in the trial. She shall not attempt to influence witnesses and or tamper with evidence. Her passport shall remain deposited before the trial court. She shall not leave the country without seeking prior permission of the trial court. इस ऑर्डर में कुछ स्पेसिफिक बातें भी कोर्ट द्वारा रिकॉर्ड की गई थी which are as followed. The petitioner has already undergone 1 year 9 months. Some of the co-accused have got regular interim bail. The charges are yet to be framed. The High Court has observed that charges could not be framed due to non-execution of non-bailable warrants against some of the accused who failed to appear before the trial court. इसी डिले ऑफ ट्रायल के पॉइंट को रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर तमिलनाडु मिनिस्टर सेंथिल बालाजी को भी बेल दी है, जो कि इस बेल के लिए कितने ही महीनों से कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे थे। जस्टिस अभय एस ओक और ऑगस्टिन जॉर्ज मशी की बेंच ने ऑर्डर सुनाते हुए कहा था,
कि what we have said is that stringent and higher threshold of bail and delay in prosecution cannot go together, and therefore we have slightly expanded the scope in Nazeeb and bail granted, but there are very onerous conditions put in the bail. और चलिए एक नजर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल की कई बातों पर भी डालते हैं, जब उन्होंने अपना सबसे पहला सवाल पूछा कि भला किसी ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी को अरेस्ट करने की भी क्या जरूरत है। उनके दिल से सेगमेंट में ये जवाब उनकी गेस्ट सीनियर एडवोकेट मुक्ता गुप्ता ने दिया है, और अपने जवाब में उन्होंने कैसे हाईलाइट किया कि एक समय भी था जब सीबीआई लोगों को अरेस्ट भी नहीं करती थी। पर एक नजर डालते हैं। In order to investigate a matter, why do you need custodial interrogation? That's exactly what the question every judge should ask while deciding a bail application. You know, whether that investigation can be carried out even without the arrest. And mind you, most of the investigations which are documentary in nature can be carried out without arresting, because these are bank statements, statements which have the money trails which have gone, for which no custodial investigation is required. Only if there is a magnitude of this kind that it's probably spread in various states or cross-country. Why should you have custody of the individual to investigate? In fact, the law should be you investigate the offense, find material against the person, arrest him. You don't know. You are right. If you remember, earlier CBI never used to arrest. Exactly. They would file the charge sheet and put up the matter to the Exactly. Court. Why should you? Whereas the local police would start the investigation with arrest. Custody means threatening. Custody means telling you, I'll arrest your wife, I'll arrest your son, I will start a case against somebody else, unless you do this, unless you do this, unless you name this. Custody is a means to implicate others. This is what custody is in this country. So there is an element of custodial compulsive testimony. How is that consistent with Article 21? It is not. It does not. And that is why it is at times very difficult to even believe those disclosure statements which are recorded. And you rely upon them to deny bail. And what happens is subsequently, even if you don't get, you make one of the witnesses as an approver and take whatever statement you get. Exactly. That's another threat which is becoming very common. और इन्हीं सारे मामलों में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then, keep following and supporting us.